नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सपना देखा 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाने का। लेकिन उसके लिए हर सेक्टर में काम करना जरूरी है। तो फर्स्ट इंडिया ने नवाचार एवं मिशन 2030 का पहला कार्यक्रम किया सीकर में। सीकर में फर्स्ट इंडिया का नवाचार एवं मिशन 2030 कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र पारीक, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा समेत कई हस्तियों ने शिरकत की और अपने सुझाव रखे। 2030 तक हेल्थ सेक्टर में राजस्थान नंबर 1 बने, इसके लिए पैनल डिस्कशन भी किया गया और कार्यक्रम में आए सुझावों को मंत्री शकुंतला रावत ने सरकार तक पहुंचाने का वादा भी किया ताकि हेल्थ सेक्टर में बेहतरीन काम किया जा सके। 2030 तक देश में राजस्थान नंबर 1 बनकर उभरे, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 2030 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में फर्स्ट इंडिया का नवाचार एवं मिशन 2030 कार्यक्रम सीकर में आयोजित हुआ। सीकर में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत रही। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अतिथियों ने फर्स्ट इंडिया के नवाचार की तारीफ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RSHAA की सीईओ शुचि त्यागी ने कहा कि आज हम देश में स्वास्थ्य सेवाओं में लीड कैसे कर रहे हैं, साबित करना और समझना जरूरी है। आंकड़ों में हम और बेहतर हैं और इन 2 सालों में हम और ज्यादा बेहतर हों। टीकाकरण में भी राजस्थान बहुत आगे। गहलोत सरकार के चिरंजीवी योजना से लोगों के चेहरों पर खुशी दिखती है। उनको लगता है कि हमारे पास चिरंजीवी योजना है। हेल्थ सुरक्षा भी हम मुहैया करवा रहे हैं। राज्य सरकार हर राजस्थानी की तकलीफ दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि चिरंजीवी योजना से आम आदमी को फायदा मिल रहा है। राजस्थान निरोगी रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यही मकसद है। देश में राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 है। मिशन 2030 के लिए संवाद में दिए गए सुझाव को सरकार तक पहुँचाएंगे और बेहतर काम इस दिशा में करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम है राजस्थान सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक योजना निरोगी राजस्थान, हेल्थ टू राइट और कोरोना काल में जो भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश में प्रसिद्ध हुआ, जिसके लिए कि देश के प्रधानमंत्री महोदय ने भी हमारे राज्य की बड़ाई करी। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना हो, प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलना हो, दवा फ्री करना हो। अस्पताल जाओ तो आपको 5 रुपए भी ले जाने की जरूरत नहीं है, पर्ची भी फ्री बनती है। और चिरंजीवी जो योजना लाए, इससे तो अगर कोई उतर के देखे, हॉस्पिटल में जाकर देखे, हम देखते हैं क्योंकि हम पत्र लिखते थे मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिया जाए। उस पत्र से निजात मिली है इतनी बड़ी कि अब चिरंजीवी योजना से आम व्यक्ति भी मात्र 850 रुपए में जुड़ सकता है। श्रमिकों का तो सरकार ने ही कर दिया, उसमें सरकार ने ही जोड़ दिया, फ्री में चिरंजीवी बीमा कर दिया। और आम व्यक्ति कोई भी 850 रुपए पर ईयर में जुड़ सकता है और उसका 25 लाख तक का इलाज फ्री हो सकता है। और दुर्घटना का कि जब जिसके परिवार में दुर्घटना में मौत हो जाती है, परिवार के मुखिया की, उस विधवा औरत के पास, उस बुजुर्ग माँ बाप के पास कोई भी सहारा नहीं बचता, तो उसको भी 5 से 10 लाख रुपए देने का काम किया। तो राजस्थान की सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये योजना जो दुर्घटना बीमा योजना है चिरंजीवी, उससे हुआ। कोक्लियर इम्प्लांट मशीन, बहुत लोग आते हैं इसमें, ये सबसे ज्यादा लाभ इसका उठा रहे हैं पवन जी की कोक्लियर इम्प्लांट मशीन जिनको सुनाई नहीं देता 8 से 9 लाख रुपए की आती है। तो ये सारी चीजें, न्यूरोबोन का ऑपरेशन होना कई साल लग जाते थे, आज चिरंजीवी से जुड़ने के बाद में तुरंत उसका ऑपरेशन हो जाता है। शुद्ध के लिए युद्ध हो, खाद्य पदार्थों में मिलावटों के खिलाफ कार्रवाई करना हो, और अभी जैसे बताया कि हमारे सारे ही एलोपैथिक के लिए और आयुर्वेदिक की जो दवाएं, घर घर औषधि योजना हमारी 2021 को चालू करी और घर घर हमने गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ ये पौधे हमने वितरित किए।
जिससे कि जो कोरोना के बाद में जो आयुर्वेदिक दवा का महत्व जाना गया, हर घर में डॉक्टर्स भी मैं मानती हूँ कि गिलोय का काढ़ा पी करके आते थे अधिकतर। मैंने खुद ने देखा, पूछा भी था डॉक्टर से, तो हाँ बोले हम पी के आए। और लगभग 126 करोड़ परिवारों में हमने ये औषधियां घर घर वितरित करी। और राजस्थान सरकार की जो एक एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योजनाएं बनाई गई, चाहे राजस्थान सिलोसिस नीति बनाई गई हो, तो ये सारी योजना, उड़ान योजना भी स्वास्थ्य से संबंधित है कि ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटरी नैपकिन देना हो। एक एक योजना राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और आरजीएचएस कर्मचारियों के लिए, पहले कर्मचारियों को भी सोचना पड़ता था कि अपने वेतन में से फिर दवाई लेंगे, फिर बिल बनवाएंगे, फिर पैसा पास होगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो राजस्थान सरकार ने काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच रही कि मेरा राजस्थान निरोगी रहे, चाहे पशुओं को भी फ्री दवा हो, इंसानों को भी फ्री दवा, फ्री जांचें करना, एक एक योजना राजस्थान सरकार ने जो बनाई, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 पर पूरे देश में हमारा राजस्थान रहा है। और उसके लिए हमारे सभी डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, नर्सें और पूरे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जो कोरोना काल में काम किया, सभी ने, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी ने किया। उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि राजस्थान को अब 2030 के लिए जो विचार और राय हमें दी, डॉक्टर साहब ने भी दी और पवन जी ने भी जो दी हैं हमें, तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी इनको लिखित में, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ आना था लेकिन सालासर जाना, फिर हेलीकॉप्टर दिन छिपने के बाद नहीं उड़ने के कारण नहीं आ पाए, तो मैं और सम्मानीय विधायक महोदय, मुझे भी कहा गया कि आप जाओ वहां पर मेरा मैसेज देना, नहीं आ पाए वो मुख्यमंत्री महोदय। लेकिन आपकी जो राय है, एक एक राय को वहां पर माना जाता है। मैं इसका उदाहरण दे देती हूँ आपको कि ये कामधेनु योजना और ये 10 रुपए पर्ची पे नहीं लगने वाली, हम डेलीगेशन में मिलते थे लोगों से, तो वहां मजदूर महिलाएं मिल रही थी, तो वो बोली कि साहब कदे कदे तो 10 रुपया भी कौन ही रहे, तो ये 10 रुपया भी 5 रुपया भी माफ कर दो, हम खाली हाथ जाएं दवाई ले आ जाएं। तो आप सोचिए कि उनकी राय को शामिल किया, तो आपकी राय को शामिल किया जाएगा। पवन जी ने जो राय दी है कि मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं हो नीचे लेवल तक होनी चाहिए, दुर्घटनाओं को देखते हुए हर तहसील और उप तहसील पर ट्रोमा सेंटर होना चाहिए। वैसे अधिकतर जगह पर अभी मुख्यमंत्री महोदय ने ट्रोमा सेंटर स्वीकृत किए हैं। ब्लड बैंक होने चाहिए, आधुनिक तकनीकी मशीनें होनी चाहिए और डॉक्टर्स को ज्यादा सुविधा मिले ग्रामीण क्षेत्र में। तो डॉक्टर्स जो अपना कि मानदेय बढ़ाया जाए उन्हें, या कोई एक्स्ट्रा सुविधा दी जाए, तो मेरा तो निवेदन यही रहेगा कि भाई आप जो भी चाहते हैं कि हमारा इस तरीके से होना चाहिए, आप राय दें, ये नहीं करें कि भाई सरकार ये करे वो करे। मैं कहना चाहूंगी 2 into 3 आंसर 6, तो आप उसका आंसर भी साथ लेकर के आवे, तो 6 नहीं तो 5 तो भी हम कर देंगे। हमारी सरकार कभी कोई माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास कोई गया हो, हर वर्ग का बोर्ड बनाने का हो, छुट्टी करने का हो, कोई भी वर्ग ने मांग मानी हो, चेयरमैन बनाना हो, सारी जो सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय की एक एक योजना अगर आप उठा करके देखें तो आज से गिने तो कल हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन है, पालनहार है, ओल्ड पेंशन है, कामधेनु योजना है, लड़की जिनकी कोरोना में मृत्यु हो गई, जिनके माता पिता की, उनके परिवार को एक जने को सरकारी नौकरी देना, बेटी 18 वर्ष की हो गई 5 लाख रुपए उसके खाते में चले गए। तो ये सारी योजना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, श्रमिक परिवार की बेटियों को 55,000 रुपए देना, तो ये सब जागरूकता होनी चाहिए। बाकी बहुत सारी हमारी सरकार की योजनाएं हैं। कार्यक्रम को सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने संबोधित किया और कहा कि कोरोना के बाद लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। इलाज कराने के लिए जो साधन मुहैया चाहिए उसके लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। स्वास्थ्य के अधिकार के लिए बिल लाए गए। देश में पहला प्रदेश राजस्थान बना। विजन 2030 तक सुविधाओं में विस्तार के लिए ये आयोजन एक विजन के रूप में है। जिस तरीके की सुविधाएं जुटानी चाहिए, हेल्थ संगठन के मुताबिक 1000 पर 6 डॉक्टर की जरूरत है, जबकि अभी 1000 पर 1 चिकित्सक भी नहीं। राज्य सरकार ने धरातल पर मरीजों के लिए इलाज के लिए काम किया है, तभी हम देश में नंबर 1 पर सुविधाओं में विस्तार में है। जो आयोजन है
वो खास तौर पे इसीलिए है कि हम जो हमारी अभी तक की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करें और आगे 2030 तक हमको किस तरह के प्रावधान करने चाहिए, किस तरह की सुविधाएं हमको जुटानी चाहिए, उसका हम व्यवस्था करें। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से प्रति 1000 की आबादी पे कम से कम 6 डॉक्टर होने चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान में प्रति 1000 की आबादी पे 0.5 यानी आधा डॉक्टर है। तो जैसा अभी यहां पैनलिस्ट कह रहे थे कि डॉक्टर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है, डॉक्टर्स की संख्या में और वृद्धि होनी चाहिए, तो उस बात की प्रासंगिकता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं चिकित्सा सुविधाओं की, तो हमें जानना होगा कि हमारी 2/3 आबादी गांवों में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और 1/3 आबादी शहरों में रहती है। लेकिन मंत्री जी, 2/3 आबादी के लिए केवल 25% सुविधाएं हैं और शहर में रहने वाली 1/3 आबादी के लिए 75% सुविधाएं हैं। तो ये जो तालमेल बिगड़ा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए मिशन 2030 में आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं को बढ़ाने पे हमें और ध्यान देना होगा और ज्यादा व्यवस्थाएं करनी होंगी। इसी तरह से जो पहले हमारी जो औसत आयु थी आजादी के समय केवल 48 साल थी, आज वो बढ़ के भले ही 70 साल हो गई है, लेकिन वो औसत आयु 70 साल बीमारी मुक्त भी होनी चाहिए, रोग मुक्त भी होनी चाहिए। रोग रहे और उम्र लंबी हो, बहुत कम लोग ऐसा चाहते होंगे। तो रोग मुक्त लंबी उम्र हो, इसका प्रावधान करने की हमें आवश्यकता है। मोटे तौर पे अगर मैं कहूं कि मिशन 2030 में क्या होना चाहिए, तो मैं अपनी ओर से और फर्स्ट इंडिया चैनल की ओर से जो कुछ सुझाव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, माननीय मंत्रीगण, MLA साहिबान और बाकी स्टेक होल्डर्स राज्य सरकार के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कराएंगे, उसमें बेसिक बात यह है कि जो मेडिकल कॉलेजेस में फैसिलिटीज हैं राज्य में, जैसे आप सुनते हैं कि SMS मेडिकल कॉलेज है जयपुर में, उसी के साथ संबद्ध हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल। तो जो सुविधाएं एक मेडिकल कॉलेज में है वो सुविधाएं जिला स्तर पे पहुंचनी चाहिए। जो सुविधाएं जिला स्तर के अस्पताल में है वो उप जिला स्तर के अस्पताल में पहुंचनी चाहिए। जो वहां पे है वो CHC पे पहुंचनी चाहिए। जो CHC है उसकी सुविधाएं PHC पे पहुंचनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। दूसरा, सड़क दुर्घटनाओं में हम देखते हैं नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, बहुत प्रयास होते हैं, परिवहन विभाग भी प्रयास करता है, दूसरे विभाग भी प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार इनएविटेबल हो जाता है। विकास के साथ साथ कुछ कुछ विनाश के बिंदु जुड़ जाते हैं, अच्छी सड़कें हो जाती हैं, तेज गति के वाहन चलते हैं। ऐसे में सब जगह पे ट्रोमा हॉस्पिटल्स की बहुत आवश्यकता है। तो सबसे छोटे स्तर का जो अस्पताल है वहां भी ट्रोमा सेंटर जरूर होना चाहिए। कम से कम हर उप तहसील के क्षेत्र में एक ट्रोमा सेंटर जरूर होना चाहिए। इसी तरह जब हम ट्रोमा सेंटर की बात करते हैं तो उसके साथ ही एक बात आती है ब्लड बैंक की। बहुत सारे NGOs, बहुत सारे समूह, बहुत सारे युवा ब्लड बैंक की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो क्षेत्रों में बटे हुए हैं, अलग अलग समूह उस पे काम कर रहे हैं। उसके बारे में एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। उस हर PHC लेवल पे एक एक ब्लड बैंक की स्थापना जरूर होनी चाहिए, ताकि जब भी आवश्यकता हो, और वहां के जो NGOs हैं उनको एक एनलिस्टिंग होनी चाहिए, उनका पैनल होना चाहिए, उनके माध्यम से नियमित रूप से ब्लड बैंक की स्थापना होनी चाहिए, संचालन होना चाहिए, और आम जनता में इस भ्रांति को दूर करना चाहिए कि ब्लड डोनेशन करने से कोई कमजोरी आती है या कोई दिक्कत है। तो इस बारे में प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसी तरह से आधुनिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए बहुत सारे आधुनिक तकनीक आ गए हैं। आप सबने नाम सुना होगा, MRI मशीन होती है, CT स्कैन मशीन होती है, इको डॉपलर मशीन होती है, सोनोग्राफी मशीन होती है, और कई तरह की जांचें करने की मशीनें आती हैं। वो मशीनें केवल बड़े जिलों तक सीमित हैं। क्यों नहीं हर PHC CHC के लेवल पे MRI की सुविधा हो, क्यों ना CT स्कैन की सुविधा हो, क्यों ना और आधुनिक यंत्र तंत्र की सुविधा हो। तो जब हम मिशन 2030 की बात करते हैं तो ऐसे टेक्नोलॉजी का उपलब्धता हमें उन सब स्थानों पे भी करना चाहिए। एक और बात जो डॉक्टर से जुड़ी हुई है, डॉक्टर अजय चौधरी यहां बैठे हुए हैं, बहुत ही डॉक्टर्स के हितों के लिए जागरूक रहते हैं।
वो ये है कि जितना कठिन कार्य उतना ज्यादा रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। ये एक सार्वजनिक या सार्वभौमिक सिद्धांत है। यदि आप कठिन कार्य करते हैं, आमतौर पे आप देखते होंगे जो हमारे सेना के सिपाही हैं वो बॉर्डर्स पे रहते हैं, उनकी जो रेम्युनरेशन है वो आम काम करने वाले सिविलियन से ज्यादा होती है, उनकी सुविधाएं भी ज्यादा होती हैं। तो इसी तरह से डॉक्टर्स जो शहर में नौकरी कर रहे हैं, अपने घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं, और जब हम बात करते हैं कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर पहुंचे और हम शिकायत करते हैं कि वो डॉक्टर पहुंचते नहीं है, तो क्यों ना हम उनके रेम्युनरेशन सिस्टम में, उनकी सैलरी सिस्टम में इस तरह की स्लैब्स बना दें कि डॉक्टर खुद उसको ऑप्ट करें। डॉक्टर के लिए वो नौकरी इतनी आकर्षक हो जाए कि वो खुद उसको ऑप्ट करे कि मेरे को आप ग्रामीण क्षेत्र में लगाइए। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा परिवार कम है, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम कर सकता हूं। आपने सुना होगा पहले 15-20 साल पहले, आजकल तो विश्व में अशांति का दौर है, लोग नहीं जाते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, कोई लीबिया जाया करता था, कोई तेहरान जाया करता था, कोई ईरान जाया करता था। कुछ दिन वहां जाकर के, जो थोड़े से डिस्टर्ब देश थे, वहां जाके नौकरी करके पैसा कमा करके लेके आते थे और यहां आकर के अपने खुद के नर्सिंग होम और क्लिनिक बनाया करते थे। तो क्यों नहीं हम अपने डॉक्टर्स को भी ऐसी सुविधा दे सकते कि जो ज्यादा कठिन काम करेगा, ज्यादा दूर स्थान पे रहेगा, ज्यादा काम के घंटे होंगे, उसको कुछ ना कुछ इस ढंग से रेम्युनरेशन फिक्स किया जाए कि वो उस काम को ज्यादा रुचि से और स्वेच्छा से कर सके। डंडे से कराया जा सकता है काम, लेकिन वो एक थ्योरी होती है ना, स्टिक एंड कैरेट, तो कैरेट भी होना चाहिए और स्टिक भी होना चाहिए। इसी तरह से एक जो अभी बात हो रही थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और प्रसव के समय जो मृत्यु दर होती है उसको कम करने की, तो मैं समझता हूं कि आज के समय की ये आवश्यकता है कि आने वाले समय में 100% प्रसव संस्थागत रूप से हो। 100% प्रसव जब तक संस्थागत रूप से नहीं होंगे, हमारे चिकित्सालयों में नहीं होंगे, तब तक ये मृत्यु दर में हम कमी नहीं ला सकते हैं। यदि गांव के वो पुराना सिस्टम, हालांकि आप और हम सब बहुत जो इस उम्र के लोग हैं वो उसी सिस्टम से बाहर आए हैं, लेकिन फिर भी आज जितनी तकनीक विकसित हो चुकी है, आज वो दाई और उस तरह का ग्रामीण जो परिवेश में जो प्रावधान है उसको दूर करके 100% संस्थागत प्रसव की ओर हमको बढ़ना चाहिए। इसी तरह से एक प्रिवेंटिव मेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट है। प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ हमारी जागरूकता बिल्कुल नहीं है। वैक्सीनेशन उसमें एक बड़ी चीज है। जैसे भी आपने देखा कोरोना में कितना ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, लोगों ने खुद आगे बढ़ के ऑप्ट किया, लोग लाइनें लगाते थे, लाइनें लगा करके वैक्सीन कराने जाते थे। क्यों जाते थे? मृत्यु का भय था, इसलिए जाते थे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, लंबी आयु हो, रोग मुक्त आयु हो, इसके लिए यदि हम जागरूकता पैदा करें, प्रिवेंटिव मेडिसिन को आगे लाएं, तो लोगों में एक स्वेच्छा से उसको अपनाने की प्रवृत्ति पैदा होगी, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या चाहे मेडिकेशन हो। इसी तरह से एक जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात है, या जो अभी बात कही देहदान का, अभी किसी ने बताया था कि यहाँ पे 130 देहदान के फॉर्म भरवाए गए पिछले कुछ दिनों में, तो ये भी एक आने वाले वक्त की आवश्यकता है। ऑर्गन डोनेशन को कैसे हम कर सकते हैं, खासतौर पे आई डोनेशन तो बहुत ही सिंपल है। उस आई डोनेशन के बारे में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल जागरूकता नहीं है। ये एक शहरी फैशन बन के रह गया है। शहरों में कुछ एनजीओ काम करते हैं, वो अपना लंबा चौड़ा उपलब्धि इसमें बताते हैं कि हमने आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन में बहुत काम किया, लेकिन अगर गांव में जाएंगे तो अभी भी लोगों को लगता है यदि हमने आंख दान कर दी या अंग दान कर दिया तो हो सकता है अगले जन्म में हम अंधे ही पैदा हो जाएंगे, या अगले जन्म में हमारा ये अंग होगा नहीं। तो ये भ्रांतियां दूर करना भी हमारा ही काम है, आईईसी करना भी हमारा ही काम है। लोगों में इस बारे में जागरूकता लाना, लोगों की भ्रांतियां दूर करना, अंधविश्वास दूर करना, और फिर उनको अंगदान और ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित करना, ये भी हमारा ही काम है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का काम है। इसको भी हमको शामिल करना चाहिए। एक और बात है जिसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा, वो है हेल्प डेस्क की स्थापना करने की। अभी जैसे आप पासपोर्ट के ऑफिस में जाते हैं, आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मिलता है, आप अपना टाइम अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं, तो कोई आदमी आपको हेल्प करता है, फॉर्म भरने में सुविधा करता है, दूसरी सुविधा करता है। चिरंजीवी योजना इतनी अच्छी योजना है, निःशुल्क दवा योजना इतनी अच्छी योजना है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भी पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी ये भ्रांति है कि हम अगर अस्पताल जाएंगे तो वहां जाते किससे संपर्क करें, किससे पूछें, कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा, कैसे हमारा इलाज हो जाएगा, कैसे इसका कोई पेमेंट तो नहीं देना पड़ेगा, कोई एडवांस जमा कराना तो नहीं पड़ेगा। तो वहां पे हर अस्पताल में एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए,
वहां हेल्प डेस्क पे काम करने के लिए आप एनजीओ को एम्पैनल कर सकते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग इस काम में आगे आना चाहते हैं, बहुत सारे रिटायर्ड सरकारी अधिकारी कर्मचारी इस काम में आगे आना चाहते हैं, बहुत सारे रिटायर्ड आपके नर्सिंग स्टाफ और आपके डॉक्टर्स इस काम में आगे आना चाहते हैं, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के बच्चे इस काम में आगे आना चाहते हैं, बहुत स्वयंसेवक आपको मिल जाएंगे। तो एक हेल्प डेस्क का सिस्टम यदि हो जाता है कि कोई भी मरीज आता है उसको आते ही वहां बिठाइए, पानी दीजिए और उसको बताइए ये योजना है, ये आपका फॉर्म भरना है, ये साइन करने, उससे केवल साइन करा लीजिए, बाकी फॉर्म भरने की जो बात है वो कर दीजिए। हेल्प डेस्क के नाम पे आज हमारे यहाँ स्वागत कक्ष चलते हैं। स्वागत कक्ष में यह है कि कोई भी मरीज आया उसको बता दिया जाता है आप उधर जाइए, वहां से बाएं मुड़ जाइएगा, आगे जाइए, वहां डॉक्टर मिलेगा, कमरा नंबर 6 मिलेगा, वहां जाइए। नो, उसके साथ में एक स्वयंसेवक जाए, एक वॉलंटियर, जैसे ही मरीज आया उसको अटेंड करने के लिए एक वॉलंटियर उसके साथ जाए और वो वॉलंटियर उसको उस कमरा नंबर 6 तक पहुंचाए और वहां पे उसका इलाज शुरू कराए, उसका फॉर्म वॉर्म भरवा करके बात खत्म करे। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन आप किसी अच्छे होटल में जाते हैं, वहां पे वो आपको कमरे में छोड़ने तक उनका एक असिस्टेंट जाता है और आपसे केवल साइन करा लेते हैं, आपका आईडी प्रूफ ले लेते हैं, वो खुद ही उसकी फोटोकॉपी कराते हैं, खुद ही उस फॉर्म को भरते हैं और आपको लाकर के कमरे की चाबी दे देते हैं। इसी तरह से आपका जब स्वयंसेवक साथ जाएगा वो उसका इलाज शुरू करा देगा, उसके फॉर्म पे साइन करा के उसकी कार्रवाई पूरी करा देगा, तब मैं मान सकता हूं कि इस योजना का 100% लोगों को लाभ मिल सकेगा। तो ये कुछ बिंदु थे जो मैं सोचता था कि मिशन 2030 के हिसाब से उपयोगी हो सकते हैं, खासतौर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से, वो मैंने आपसे शेयर किए। फर्स्ट इंडिया का नवाचार एवं मिशन 2030 कार्यक्रम में हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रमुख चेहरों के साथ पैनल डिस्कशन भी हुआ। पैनल डिस्कशन में आरसीएच निदेशक डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी, मातृ स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉक्टर तरुण चौधरी, एनटीपीसी के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर एसएन धौलपुरिया, संयुक्त निदेशक जयपुर डॉक्टर अजय चौधरी, अतिरिक्त निदेशक आयुष डॉक्टर जितेंद्र कोठारी शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में जहां हमारी गाड़ियां भी नहीं पहुंची, वहां पर हमने हमारी मातृशक्ति के लिए ममता एक्सप्रेस के रूप में 100 गाड़ियां चलाई। 8 घंटे गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। 2005 से लेकर हमारी मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। जिस गति से गहलोत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है, उससे तो यही लगता है कि 2030 से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लेंगे। इस मौके पर कलेक्टर सीकर सौरभ स्वामी ने कहा कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान को टॉप पर पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल सिंह, एडीएम राकेश कुमार, एसके मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शिवरतन कोचर, डॉक्टर जीएल राठी, एसके अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र खींचर, डॉक्टर अशोक चौधरी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।